हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग आप इन्हें जानते होंगे। 1 अप्रैल से जब से एएफओ का रिज़ल्ट आया है, बहुत ही चर्चा में है ये। मेरे पास कांटेक्ट नहीं था तो मैं इनके साथ वीडियो नहीं कर पाया था। और हालांकि हम हर साल वीडियो बनाते हैं जो अच्छे मार्क्स से एएफओ वगैरह निकालते हैं। मैंने बहुत सारे सीनियर की इंटरव्यू ले रखे हैं। तो सदाशिव इन्होंने भी इस साल अपने एएफओ के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक स्कोर किया था। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ इनसे कि इनके प्री एग्ज़ाम को रिलेटेड और मेंस के बारे में, उसके साथ साथ इंटरव्यू के बारे में। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू देख रखे होंगे। इस इंटरव्यू को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करेंगे कि जो पहले ऑलरेडी जा चुके हैं इंटरव्यूज़, उससे थोड़ा सा हटके हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और आगे अपीयर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वेलकम करेंगे सर आपका, और आपने समय निकाला। और सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, ऑडियंस को आपके बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एज एवरीबडी नो, मेरा नाम सदाशिव है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, मैंने यूजी किया है, बीएससी एग्रीकल्चर, जो मैंने एलएम के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कड़ेगांव से किया है। वो एमपीके यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इस साल जो 2022-23 का जो रिजल्ट था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एएफओ का, जो मैंने दिया था। और टोटल जो स्कोर था वो 76.27 स्कोर था। ओके, इंटरव्यू में कितना था सेपरेटली आपका? स्कोर जो था मेरा वो 44 मार्क्स था, जो मेंस का था। और जो इंटरव्यू का जो स्कोर था वो 18 प्लस था। और टोटल ओवरऑल स्कोर तो मैंने बता दिया तुमको, जो 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 स्कोर था वो 76.27 था। तो इस स्कोर पे आपको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मिली है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अभी आप यस पीएनबी में हैं, ठीक है। तो अभी आपको कितने 1 तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी शायद? यस यस, 1 तारीख को ही हुआ तो ज्वाइन। 10-15 दिन हो गए हैं ज्वाइनिंग को। 10 दिन हो गए हाँ, मैक्सिमम। जी सर। या तो थोड़ा 10-15। सा उसका एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा लग रहा है? फर्स्ट जॉब मिली तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? और जब पहली जॉब मिली तो ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग फील है? हाँ, अलग फीलिंग तो है। मैंने मैंने तो बता भी दिया है था कुछ कुछ वीडियो में, ये भी कहा था कि इमोशनल मोमेंट होता है जब ये रिजल्ट आ जाता है। बहुत सालों से कोशिश होता है कि घर वालों को लगता है कभी कभी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका भी डर लगा रहता है। और शायद मुझे भी ये बहुत ज्यादा डर था, इसलिए शायद मैंने बहुत ज्यादा बुक्स रेफर किए थे कि सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा। जब रिजल्ट आया था तब क्या ऐसा लगा था, जैसे कि मुझे ये पता भी नहीं था, शायद मुझे सर से पता चला कि मैं ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हूँ। मुझे तो बस यही था, पंजाब नेशनल बैंक मिल गया, अच्छा बैंक है तो फिर अब कुछ टेंशन नहीं है, ऐसा ऐसा फील था। लेकिन अब जॉब के बाद जब 1 तारीख से हम देखेंगे, तो जॉब के बाद ऐसा लगता है थोड़ा बहुत यहाँ भी कुछ ज्यादा ही सीखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आते हैं। बैंक में सीनियर्स होते हैं, कुछ सीनियर्स कोऑपरेट करते हैं, कुछ समझ जो भी नहीं समझता वो समझ बता देते हैं। कुछ होते हैं जो अपने आप थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा कुछ बताते नहीं है, अपने आप सीखना पड़ता है। एंड उतना भी कुछ डिफिकल्ट तो मुझे फील नहीं होता है, क्योंकि पीएनबी में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम बहुत ज्यादा देखता है, जनरल बैंकिंग का काम कुछ होता नहीं है अच्छा वैसे। अच्छा। इसलिए अभी तो लोड बहुत मैं कम रहता है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ। जी हाँ। जी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, ग्रुप स्टडी का जो कल्चर है बहुत ही फेमस है। बच्चे अच्छी खासी तैयारी करते हैं, और अगर यस यस 2-3 बच्चे मिलकर करते हैं तो 100% श्योर रहते हैं भाई सभी का निकलने वाला रहता है। तो इसके थोड़े से बेनिफिट आपसे जानना चाहेंगे कि कितना हेल्प हुआ ग्रुप यस। स्टडी, कितना मदद किया आपको? और अगर कोई बच्चा मतलब कि वो उस जैसा माहौल में नहीं है तो वो कैसे पढ़ाई करे? ग्रुप स्टडी का मैं बता देता हूँ, ग्रुप स्टडी का 100% हेल्प होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब डिस्कशन करते हैं तो हम किसी ना किसी को बता देते हैं ना, जो भी कुछ होता है जो सब्जेक्ट में कंसेप्ट, इमीडिएट वो ज्यादा क्या होता है, ज्यादा वो समझ में आ जाता है। और उसके साथ वो बहुत एक
ज्यादा समय तक वो याद रहता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रुप स्टडी हम्म। का आता है। लेकिन ग्रुप स्टडी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ग्रुप जो होना चाहिए ना वो बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। जैसे दो दो लोग या फिर तीन लोगों से ज्यादा मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता कि ग्रुप स्टडी कर और लीजिए। ऐसा नहीं है सीरियस भी होने कि चाहिए। दो या तीन लोग और उनका जो इंटेंसिटी है स्टडी करने का वो उतना ही होना चाहिए। आप हाँ या आपका ही उतना इंटेंसिटी उनका हम्म स्टडी करने का होना चाहिए। जैसे आप जितना कोशिश करते हैं आप जितना स्टडी करने का उतना ही उनका भी उतना ही इंटेंसिवली वो स्टडी करना चाहिए। उनके हम्म साथ होगा तो तब ग्रुप स्टडी अच्छा होगा। ये भी है ग्रुप स्टडी का एक एडवांटेज मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्टडी हो जाता है कमी टाइम में, कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा स्टडी नो हम्म। लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट जो देता है ना ग्रुप स्टडी देता है। मैंने भी ग्रुप स्टडी किया लेकिन मैंने कॉल पर कर रहा था, कॉल कर लिया किसी से ऐसे घंटे 2 घंटे बात कर लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, नाबार्ड नॉर्म्स के बारे में, ऐसे मेरा हम्म। चलता था। लेकिन फ्रंट टू मैंने घर से जो पढ़ाई किया था इसलिए ऐसे कोई मिला नहीं है जो फेस टू फेस ऐसे डिस्कशन करे। लेकिन मैंने किया था जब एमसीआर अच्छा का अच्छा। एग्जाम दिया था जैसे 2020 में। उस टाइम में ग्रुप स्टडी बहुत हुआ था कॉलेज में जब मैं मॉड्यूल में था सेमेस्टर में। और आई थिंक ग्रुप स्टडी का वहां भी मुझे ज्यादा यू नो ज्यादा हम्म। फायदा हुआ उसका। ग्रुप स्टडी के इसलिए थी शायद मुझे लगता है ज्यादा अच्छे रैंक भी आया था एमसीआर का जो अच्छा था, हम्म। एक बेस्ट था। तो और सभी कंसेप्ट वहां से क्लियर हुए। ये अच्छा ग्रुप स्टडी पॉसिबल है तो करना चाहिए मेरा हिसाब से, ऐसा ना हम्म। क्या। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो आपका मतलब कि मेंस वगैरह हुआ था, इंटरव्यू तक गए थे आप क्या? फर्स्ट अटैम्प्ट में? नहीं नहीं इंटरव्यू तक नहीं गए नहीं गया मैंने। लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था मैंने, वो भी अच्छे ओके मार्क्स से ओके। क्वालिफाई किया था। लेकिन जब जो 2020 का जो दौर था ना कोविड का, तब मैंने हम्म। जब औरंगाबाद में गया था वहाँ जाने के बाद एक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर के मैं बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है। ये कभी कभार लगता था, कभी कभार एक एक पजल सॉल्व करने में ऐसे घंटे 2 घंटे लग जाते थे। तो क्या ऐसा लगता था कि मैं प्री नहीं निकालूंगा तो फिर क्या कर पाऊंगा, एग्रीकल्चर का क्या करना है। वैसे भी एक हम्म। ये भी कॉन्फिडेंस था जो मैंने एग्रीकल्चर का स्टडी कम किया था कि अभी एमसीआर में 160 पर रैंक है। मैं तो एमएससी छोड़कर एमएससी जो था ना पीजी पीजी को हम्म। एडमिशन नहीं लिया था। वो पीजी पीजी जो है ना वो एडमिशन नहीं लिया था। और उसका भी जो ये था स्टडी है इस माइंडसेट से गया तो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा रहा वो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर। और एग्रीकल्चर लास्ट में किया था। जैसे कि एक भी माइंडसेट होता है आजकल लोगों का कि 1-2 मंथ में लास्ट में पढ़ लेंगे एग्रीकल्चर का, रिवाइज कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं होता है। नहीं है, मेरा भी हाँ। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा ही गया तो कुछ सीरियस नहीं था उसमें। लेकिन इतना हम्म। कोशिश मैंने किया था कि प्रीलिम्स कभी रुकना नहीं चाहिए। इतना कोशिश था। और सेकंड ईयर का मुझे लगता है वही बेनिफिट हुआ जो मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के ऊपर फोकस नहीं किया। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर की होगी, वीडियोज़ वगैरह जो अवेलेबल हैं। या तो आपके थोड़ा सा दिल से या जानना चाहते हैं कि जो बच्चा नया है, बिल्कुल भी नहीं पता है उसको एएफओ के या बारे में, वो अभी थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में स्टडी स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? और मेजर फोकस जो आपने बताया कि प्री को देना ही देना है जिनकी वीक है। या और मेंस के लिए आपके क्या सबसे बेटर अप्रोच होने चाहिए आपके हिसाब से? आपने बहुत सारे बुक्स रेफ़र किए थे, बहुत सारे चीज़ों को आपने पढ़ा, हाँ 1 साल हाँ का एक्सपीरियंस भी है उसमें। तो सबसे जो प्योर चीज़ें हैं जो आपको निकल के आती है कि भाई ये कर लो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में बताइए। ओके। देखिए क्या होता है यहाँ दो बच्चे के जैसे दो ग्रुप हो जाते हैं। जैसे कि फ्रेश में जो एग्जाम दे रहे हैं ना उनका एक ग्रुप हो हम्म। जाता है। और एक दो सेकंड ग्रुप है ना वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। सो जो हम्म। ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं ना ते आई थिंक मला असं वाटतं की म्हणजे तुम्ही बोला, मराठी कहाँ से पढ़ते आ हैं। गया बीच में? ये कट मैक्सिमम स्टूडेंट है हमारे मराठी में है। ये जो फ्रेशर्स होते हैं जैसे फर्स्ट हम्म अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको क्या करना होता है, उनको प्रीलिम्स का कंप्लीट स्टडी करना होता है, उसके बाद मेंस का पढ़ना होता है, उसके बाद इंटरव्यू का थोड़ा बहुत हम्म ज्यादा पढ़ना नहीं होता है इंटरव्यू का, और प्रैक्टिस करना होता है। इनके लिए यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का कभी ट्राई नहीं किया होता है। इनको टाइम देना पड़ता है, क्लास को टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ता है। एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा बहुत हम्म टाइम कम टाइम होता है इसलिए। लेकिन यदि हम ये सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जो भी है जो ऑलरेडी हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए एडवांटेज ये हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। सो मुझे भी यही हुआ था जब मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ, फेब में जब रिजल्ट आया था
तब से मैंने सेकंड इंटरव्यू को नहीं हुआ, तब से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी दिसंबर तक। और दिसंबर तक कोई प्रीलिम्स नहीं, कुछ नहीं, बस इंग्लिश का मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। सो फिर हम्म। मैं ये बताना चाहूंगा कि फ्रेशर्स जो है ना, वो ध्यान बस मेंस के ऊपर बहुत ही मेंस के ऊपर ध्यान दे करके ये जो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का जो है ना, उसके ऊपर इग्नोर मत कीजिए। वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको वो भी प्रैक्टिस करना है, और इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही, उसका तो रीडिंग करना ही करना है। हम्म। और उसके साथ साथ जब ये क्या हो जाता है, ये फिल्म्स के स्टडी होता है, इसलिए बुक्स कम रेफर करना पड़ता है। कम रेफर करेंगे तब भी रिवीजन कर पाएंगे। मैंने भी बस दो ही बुक्स यूज किए थे, निम्रा सुंदा और कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय सारथी एजुकेशन, उनका दो बुक्स यूज थे। बस मैंने एक चीज और किया था, वो था ईगल विजन का जो इसेंशियल बुक है, और टॉपर्स गाइड हम्म। एक बुक है। ये दो दो बुक्स मैंने रिवाइज करता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था ये 8-10 बार, जब मैंने एमसीआर का एग्जाम दिया था। तो फिर उसका रिवीजन करना, ये दो बुक मैंने ऐड किया था, सो इतना ही करता था। और इसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर का जब मैंने स्टार्ट किया, तब मुझे बहुत ज्यादा टाइम था, और ये भी टाइम था। और इसके बाद मैं ये बुक्स यूज किया, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मॉक टेस्ट। आई थिंक मॉक टेस्ट ज्यादा देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस। यदि क्या होता है, मॉक टेस्ट दे देते हैं लोग, और उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस का मतलब एटलीस्ट ये तो देखना है कि हमें कम मार्क्स क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम, हम्म। क्या है, दिक्कत क्या है, ये सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स क्यों आ रहा है, सब वो वो एनालाइज करना होता है। बस वहाँ एनालिसिस ऐसा नहीं है जैसे हम क्वांट रीजनिंग में करते हैं, ऐसा नहीं, बस कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में मैं क्यों वीक हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और कहाँ से मैं रिसोर्स मिल सकता है, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है या नहीं है, ये भी हम्म। देखना इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉक टेस्ट मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ जो बुक्स हम पढ़ते हैं, सो फर्स्ट ईयर है तो फिर लिमिटेड बुक्स पढ़िए, और सेकंड फर्स्ट सॉरी फ्रेशर है, आप लिमिटेड बुक्स पढ़िए। यदि आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा बुक्स रिसोर्सेस थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन दो रिसोर्सेस से ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। खुद भी मैंने परचेज नहीं कर पाया उतना। दो ही हम्म। रिसोर्सेस सफिशिएंट है एक साल के लिए, उतना ही पढ़ कर उसको रिवाइज करने में तो सब कुछ टाइम निकल जाता है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना होता है, उसका एनालिसिस हम्म। करना होता है। टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे क्विज हैं, और बहुत सारे मैराथन सेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एमएफओ का मैराथन सेशन हो गया, स्कोर एंड सेन का मैराथन सेशन हो गया, बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें ये भी दिक्कत आ जाता है, एक्यूरेसी के पीछे हम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कम अटेम्प्ट भी करते हैं। जैसे एएफओ में मुझे लगता है 50+ अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में दी था, फर्स्ट ईयर में मैंने कम अटेम्प्ट करके आया था, प्रोफेसर जो अटेम्प्ट था मेरा, तो फिर 50+ अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। इसे हो सकता है ये गलत भी हो, कोई लोग बोलते हो एक्यूरेसी के साथ जाओ, बस हम्म। आपको 40 क्वेश्चन आते या 30 क्वेश्चन आते हैं, उतना ही अटेम्प्ट करके जाओ, कोई लोग बोलते होंगे, लेकिन मैं तो ये बिलीव नहीं करता। मैराथन सेशन का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि वहाँ हम 60 क्वेश्चन को आउट ऑफ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो फिर वही वहाँ ये सीखते हैं हम कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन दिमाग लगाना है बस। कुछ तो दिमाग लगा करके वो एलिमिनेट करके, कभी कभार क्या होता है सही आ जाता है, जो वो वो हैबिट हैबिट क्रिएट हो जाता है कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, वो कोशिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये भी लगता है कि टेलीग्राम को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे अच्छे ग्रुप्स है, बहुत सारे अच्छे पोल्स डालते हैं वो समय निकाल करके, तो फिर उनसे भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। जैसे एक क्विज स्टार्ट होते थे 7 बजे, और रात को 9-10 बजे तक भी चलते थे कभी कभी। मैं तो कंटिन्यू हम्म। मोबाइल देखता था, घर में भी बोलते थे इतना मोबाइल मत देखा, तो लेकिन क्या होता था, टेलीग्राम के ऊपर चलते थे, पोल्स अटेम्प्ट करना है, क्विजेस अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो वो भी एक एडवांटेज है, मॉक टेस्ट भी एक एडवांटेज है, बुक्स भी है, और टीचिंग तो यही है। आपको लगता है ना यदि मेरा कंसेप्ट वीक है, तो फिर मैं बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी बेस्ट है, आपको लगता है ना टीचर बेस्ट है तो पढ़ा रहे अच्छे से, तो फिर एटलीस्ट उनका ज्वाइन कीजिए और उनका वीडियोस अच्छे से देखिए। एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, बस वीडियोस देखते रहना है जब तक समझ में ना आ जाए। यदि कोई भी डाउट हो ना, तो फिर टीचर भी बहुत सारे कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि उनको डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, इनका पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है कोई कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सो लगता है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। कोई इतना भी बड़ा मुझे नहीं लगता है, इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा भी कुछ है नहीं, आराम से हो सकता है। बस पढ़ना चाहिए, पढ़ने का थोड़ा सा लगेगा, एफर्ट्स तो लगेंगे ही ऑब्वियसली। तो आपकी जो सीरियस स्टडी थी वो कब से शुरू हुई? आपको लगा कि भाई अब मुझे करना ही करना है? क्या आपने बहुत पहले शुरू कर दी थी कि जब
कॉल मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तब आपको लगा कि अब सीरियस होना पड़ेगा? कितने घंटे देते थे दिन में और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दिया आपने और किसको आपने कम समय दिया? अ, ज्यादा सीरियस तो मैंने तब हुआ जब मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। तो फिर नो उस टाइम हम्म। से यार मुझे याद है शायद मैं कोल्हापुर में था। फ्रेंड के साथ था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और फ्रेंड नहीं थे, वो घर पे था शायद। मैं एक ही हम्म। था जो पढ़ रहा था और शाम के 5-6 बजे शायद रिजल्ट आया था। तो यार एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, बस रिजल्ट आया और मैंने इंटरव्यू का पढ़ाई चल रहा था मेरा, इंटरव्यू का हम्म। इंटरव्यू का जो भी वो डेटा बता रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स पे पढ़ रहा था मैं, नाबार्ड नॉर्म्स है उसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सीरियसली पढ़ रहा था मैं, बहुत ज्यादा सीरियस। इंटरव्यू में इतना एफर्ट्स लगाएंगे, 18 मार्क्स तो आना ही आना है, उस हम्म। माइंड सेट से पढ़ रहा था। जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में 25 मार्क्स, कट ऑफ था 27 मार्क्स। तो फिर ऐसा लगने लगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, हम्म। पढ़ो क्योंकि बहुत ही ऑब्वियसली मुझे इतना वो दुख हुआ था ना जब वहां पर मैंने हम्म। एडमिशन नहीं ले पाया। जैसे लास्ट में ये थे स्पॉट एडमिशन जो होता है ना, स्पॉट राउंड उसमें थे, जाकर मैंने ले सकता था एडमिशन, लेकिन मैंने अवॉइड किया कम्प्लीटली। उस टाइम पे भी मुझे इतना ये हुआ नहीं था कि वो टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से घर जाएंगे। तो फिर मैंने घर में हम्म। जा करके, मेरे पास वहाँ बुक्स नहीं थे उतना ज्यादा, तो फिर मैंने ईगल से स्टार्ट किया था। वो दिन बहुत ही काफी डेंजरस थे, हम्म। खुशियां दिन। उसके बाद मैंने शायद इतना पढ़ाई में बिजी हो गया कि जिनका सिलेक्शन हुआ शायद उनको मैंने कभी कंग्रेचुलेट भी नहीं किया, उनसे बात भी नहीं की थी, बस फुल डे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस इस तरह से चल रहा था। तो फिर वो दिन मुझे याद लगता है। हाँ, सीरियस तो पढ़ना एक्चुअल में अवेयफो के लिए वहां से स्टार्ट हुआ था। हम्म। इससे पहले जो था बस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यही चल रहा था, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। हाँ। आपको लगता था कि बैच में मैं काफ़ी मतलब मेरी मेरी एकेडमिक अच्छी है, मैं टॉपरों की लिस्ट में आता हूँ, ऐसा आपको था कि आप एक एवरेज बच्चे थे और मतलब कि बैक बेंचर्स वगैरह थे? कैसा सीन था आपका कॉलेज में? कॉलेज में पढ़ते थे, हाँ पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे ऑब्वियसली हम पढ़ाई करते थे। हम्म। या सभी जिनके साथ मैंने पढ़ता था ना, वो आज कोई तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कोई मंडल हम्म। कृषि अधिकारी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है राउडी में, पीजी में, जो अच्छे अच्छे हम्म। बच्चे थे बहुत ही होनहार बच्चे थे। जैसे वो भी पढ़ते थे और मैं भी उनके साथ पढ़ाई करता था, लेकिन इतना मैं स्पेशल नहीं था पढ़ाई में। वो जितने पढ़ते थे उतना मैं भी ऑब्वियसली पढ़ाई करता था। एंड या पढ़ाई तो होता था, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं था, कभी नहीं सोचा था, सपनों में नहीं सोचा था मैं टॉपर, ये सब कुछ ये ये नहीं था, ये टॉपर बनने का ऐसा कभी सोचा नहीं था। बस इतना था, पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो था। और हर एक नहीं। मॉक टेस्ट में मैंने इम्प्रूव करने का, खुद को थोड़ा सा और थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लेने का थोड़ा सा वो था। हम्म। तो मतलब कि या अभी आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या ही बात करें, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता भी दिए थे, अभी आपने जो बताया वो भी काफ़ी बेटर चीज़ें थी जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो फ्रेशर है उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो नोट्स वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, खुद का नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और थोड़े से आप सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किए और किसकी सबसे ज़्यादा रिवीजन किए थे, कौन सब्जेक्ट की? कॉलेज में थोड़ा बहुत अच्छे पढ़ेंगे, या पढ़ाई कॉलेज में अच्छा हुआ होगा तो फिर ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट इजी लगने लगेंगे, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। हम्म। हॉर्टिकल्चर ऑब्वियसली वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छे से हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है वो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी कि मुझे भी कुछ टीचर्स ही थे, ये वो लोग ये बोलते थे कि वो अरुण कांतेम का वॉल्यूम 1 पढ़ो, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्यूम 2 मत पढ़ो, बॉटनी और प्लांट साइंस है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। ये हम्म। मुझे भी बोलते थे कुछ टीचर्स, और लेकिन इस साल आप देखेंगे ना, बॉटनी से भी क्वेश्चंस थे। तो इस साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो उतार करके देखेंगे तो बॉटनी का क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्लांट साइंस का भी मिल जाएंगे। पहले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे एग्रोनॉमी से बस एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस आ गए, नेमा सुंदर से क्वेश्चंस आ गए, ऐसा नहीं है। आई थिंक पढ़ना है तो फिर ओवरऑल पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बॉटनी भी पढ़ना चाहिए, प्लांट प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी भी पढ़ना चाहिए। ओवरऑल पढ़ेंगे तो फिर एक डर नहीं रहता है, डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल वहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट अच्छे से कर ही लेंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ से भी कर, तो फिर ओवरऑल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे हम देखेंगे ना, तो
कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग का ऑनलाइन देखेंगे वीडियो, तो उसमें बॉटनी का भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का भी वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, और ऑब्वियसली इस बार तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। या बॉटनी का मतलब यही होता है, जो प्लांट जेनेटिक्स हो गया हमारे साथ, हाँ प्लांट जेनेटिक्स, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में जो आता है ना, जो भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में मेंशन किया हुआ है, शायद मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। आप पहले से देखेंगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथ, इनको से ही देखेंगे ना, उसके साथ साथ एक चीज तो ऐसा है जो एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली मुझे मैं ये कहना चाहूंगा कि अलाइड सब्जेक्ट जो है, अलाइड सब्जेक्ट में आ सकता है फिशरी हो गया, है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत जल्दी, स्टार्टिंग में यही सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या होता है, हम एग्रीकल्चर में यदि बीएससीजी में देखेंगे ना, ये सब्जेक्ट डीपली हम कभी नहीं पढ़े इसका, जो कभी हम वो उतना डीपली नहीं पढ़ते, यहाँ डीपली पढ़ना होता है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे ना, तो फिर अब क्या होता है, एग्रोनॉमी हम पहले से कॉलेज में देखा हुआ है ना, कॉलेज में सब कुछ टीचर्स हमें वो पढ़ाया हुआ है, तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो इजीली हम वो कैच कर पाएंगे, लेकिन अलाइड सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। अलाइड सब्जेक्ट में जो बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है उस सब्जेक्ट को। आप फॉरेस्ट्री का लैंग्वेज देखेंगे ना, वहाँ वर्ड्स, वहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, वो डिफरेंट ही है। पिछले में देखेंगे यहाँ भी डिफरेंट है, सो नो वो थोड़ा बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। सो स्टार्टिंग अलाइड सब्जेक्ट करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपने 80-20 का रूल बताया कि भाई हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी, 100% नहीं करना है, 80% आपको आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट में भी, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसा सर ने देखा कि आप 76 पे जो 100 में 76 ला रहे हैं वो टॉपर बन जाते हैं। तो आपको टॉपर बनना है, ये सोच कर नहीं करना है, मन से पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और आपके सिलेक्शन तो 100% श्योर होने वाले। सो थैंक यू सो मच सदाशिव सर, आपने ज्वाइन किया। आई होप जो भी चीज़ें आपने बताई हैं वो फॉलो करेंगे। इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा बच्चों का। तो वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।